अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उसकी कहने का मकसद क्या है। तो चलिए आइए अपना वीडियो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और उसका मकसद क्या है और वो क्या कहना और क्या करना चाह रहे हैं। चलिए आइए अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करके देखते हैं। ईऑन वालों के साथ मेरी पॉडकास्ट हुई, उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक एंकर ने साहिल अदीम के सामने रखा कि इंजीनियर साहब कहते हैं मुल्क छोड़ देना चाहिए। मैं ये बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था जिस मुल्क के अंदर नौकरियां नहीं है, जो बंदे बाहर जा सकते हैं बाहर जाके जॉब्स करें, मुल्क में रेमिटेंस भेजें। अब ये बात ही बिल्कुल आने की है। पहले मौलवी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे क्लिप काटते थे, अब ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स और मौलवियों के फ्रंटमैन, ठीक है, ये आके अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे साथ बातें करेंगे तो मैं आड़े हाथों इनको लूंगा कि यार मैं ये बात कर रहा हूं, आप अपना लुकमा मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं। मैंने तो ऐसी को बात ही नहीं किया, और मैंने जो बात करनी थी वो की, आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड की। अब आप जाके उस पॉडकास्ट को अपना रंग देते हैं और बीच में से क्लिप काटते हैं। नहीं जी, ये कहने का उनका मतलब था, मेरे कहने का वो मतलब ही नहीं था, तो मैं उसे रिबटल करूंगा। और अगर आप खामोशी इख्तियार करेंगे, ठीक है, आप मेरी तस्वीर लगाए बगैर अपने नज़रियात को फैलाएं, लेकिन वंस एक बंदा मेरे साथ बात करके फिर आगे जाके उसी बात को काट काट के तो मैं सफाइयां देता रहूंगा। फिर यही होगा कि जब कोई बंदा मेरे सामने आएगा तो मैं फिर उसकी बात को उस तरीके से रिबटल करूंगा, और ये मेरा हक है, क्योंकि स्टार्ट वो लोग करते हैं। मैंने तो मौलवियों को नहीं कभी छोड़ा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों चीज़ें काटते हो, ऐसी बात ही नहीं है, और हर दफ़ा गलत बात निकलती है। इन सारी चीज़ों के बाद अगर कोई इस तरीके से मेरी बात को यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करेगा तो मैं उसे आड़े। आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, करोड़ों के तादाद में लोग आपको सुनते हैं, तो आपके किसी ख्याल के ऊपर, थॉट के ऊपर अपनी राय देने का हक तो सबको है। अगर उन्होंने कोई राय दी है तो इसमें क्या मेरे भाई राय है, राय देने कौन कहता है राय दे जी, राय देने से किसने मना किया। लेकिन एक चीज मैंने नहीं कही है, नहीं, आप बड़ा सख्त आपने लोगों उनके बारे में इख्तियार किया। मेरे भाई जब कोई मेरे पे झूठ बांधेगा तो झूठे को तो 80 कोड़े पड़ने चाहिए। मैं कोड़े मारूं? अब मैं तो जुबान से इख्तिलाफ करता हूं, हज़रत उमर हूं तो कोड़े लगवाएं। आप मुझे बताएं, ईऑन वाले ने जो सवाल किया है, क्या मैंने ये बात की थी कि सारे लोग मुल्क छोड़ के चले जाएं? मैंने ये कहा था कि आपको यहां जॉब्स नहीं मिल रही, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है बाहर के मुल्क जाएं, वहां जाके जॉब करें जहां आपकी कदर है, बजाय एक पीएचडी यहां डाटा एंट्री ऑपरेटर 40,000 ले रहा है, बाहर जाके वो 40 लाख कमा सकता है, मुल्क को रेमिटेंस भेजे ताकि मुल्क की इकोनॉमी उठे। तो उसको क्या उसकी तशरीह हो रही है, क्या लोग कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ये तो वो ब्रेन ड्रेन, इसके लिए एक टर्म यूज होती है कि ये तो निकालना चाह रहा है, और तुम लोग तो 25 करोड़ आबादी को रोटी नहीं दे सकते हो, ब्रेन ड्रेन की बातें करते हो, एक गरीब हो तू, बदतमीज, नौकरी ही नहीं तुम लोगों के पास। और ये वो बंदा बात कर रहा है जो एक पढ़ा लिखा बंदा है। आओ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मुझसे बात करो, इस तरह ना करो कि भाई आप कह दो जी सुकून तो कब्र में है, तो जाओ तुम कब्रों में क्यों नहीं जाके लेटते हो? खुद तो तुम जो है वो करोड़ों के महलात में रहते हो, हमें कहते हो कब्रों में सुकून है। ठीक है जी, तो इसमें आपका मौक़िफ़ है कि जिसको मतलब अपॉर्चुनिटी मिले वो बाहर चला जाए, अच्छा अच्छे करियर जाना चाहिए। इस मुल्क की इकोनॉमी, इधर इन्वेस्टमेंट भाई किसी ने नहीं करनी, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। जहां मुल्क में मुसलमान को सिक्योरिटी नहीं है, गैर मुस्लिम इन्वेस्टर को कहां पे होगी? कितने चाइनीज मरते हैं आए दिन, यहां किसने पैसा लगाना है? तो जो लोग बाहर जा सकते हैं बाहर के मुल्कों में जाएं, वहां से रेमिटेंस इस मुल्क को भेजें, यहाँ की इकोनॉमी उठे। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे इस पर खैर अलग से बात करने की बात आ गई, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आप चाइना और जापान की अगर मिसाल लें, तो जब उनके ऊपर खड़ा वक्त आया था तो उन्होंने ये तो नहीं किया था अपने यूथ को बाहर भेजना शुरू, अपने पाँव पे खड़े हो गए, टेक्नोलॉजी। आप सर मशवरा दे रहे हैं कि बाहर चले जाएं, आप सर मशवरा दे रहे हैं कि बाहर चले जाएं, लेकिन यहाँ पर रह के भी तो बहुत सारे काम और कहानियां करानी बंद करें। खान साहब आए थे ना, ये कहानियां ना थ्योरी है ना। बात यह कि बात कर रहे हैं अब चाइना और जर्मनी की। कोई एक लीडर आपकी इस 75 सालों में प्रोड्यूस हुआ है? एक बंदे ने जर्मनी को हिटलर के बाद जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया है। आप पहले वो बंदा लेके आए, फिर ये बात करें। और फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने ईऑन वाले पॉडकास्ट में भी की थी कि आपके मुल्क के साथ एक मसला लगा हुआ है, वो मसला आपका सबसे बड़ा मसला है। वो लोग वो हैं जो यहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं आने देते। आप जिन मुल्कों की बात कर रहे हैं वहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, किसी दर्जे के अंदर मामलात हैं। मैंने को रोका हुआ है? देखें जी, इंजीनियर साहब जो है फलस्तीन जहाज से रोक रहे, मैंने रोका हुआ है? जाओ मरो यार, मैं आपके लिए यहाँ पे नमाज जनाजा भी पढ़ूंगा, मैंने रोका हुआ है आपको? मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि आपके पास F-16 के पार्ट्स भी पूरे नहीं है, उनके पास है F-35, 16 दूड़ी 32 3 जमा करो 35, जो जहाज रनवे पे भी नहीं भागता, ऐसे उड़ जाता है। आप F-16 उनसे मांग के F-35 वालों को धमकियां लगाएंगे? अपने पांव पे खड़े हो भाई। अगर आप समझते हैं कि आपने ख्वाबों की दुनिया में रहना है, मोटिवेशनल स्पीकर्स के उस हिसार के अंदर रहना, रह रहे तो रहे भाई।
میں تو ریئل ورلڈ کا بندہ ہوں, میں انجینئر ہوں. انجینئر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انجینئر پریکٹیکل فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے. میں کیوں آ کے سارے مولویوں کو فرقوں کو ایک بندے نے پچھاڑ دیا؟ اتنے انجینئر دنیا نے پیدا کیے ہیں, جو ڈاکٹر اسرار نہیں کام کر سکے, جو مودودی صاحب نہیں کر سکے, بڑے بڑے لوگ آئے ان مولویوں کو نعت نہیں ڈال سکے. ایک انجینئر نے اس لیے ڈالی کہ وہ انجینئر ہے, اسے پتا ہے میں پورا ورک کرتا ہوں اس کے اوپر, روٹ کاز انالیسس کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد میں آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں پرابلم ایریا کیا ہے, اس کے اوپر پھر میں ورکنگ اپنی کرتا ہوں. تو یہاں پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں, مجھے پتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جابز نہیں ہیں, آپ کے جتنے انجینئرز بن رہے ہیں, ڈاکٹرز بن رہے ہیں, اس میں 1/10 کے لیے بھی جابز اویلیبل نہیں ہے. تو باقیوں کو کیا آپ نے بھوکا مارنا ہے, یا اگر ان کے پاس اپرچونٹی ہے تو باہر جا کے پڑھیں, فری لانسر بنے. میں نے یہ بات کی ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں, کریئر اپرچونٹی کے تناظر میں. لیکن ویسے اس میں اگر اوور آل ہم آپ سے سمجھنا چاہیں کہ شریعت کے مطابق کیا احکامات ہیں. دارالکفر اور دارالاسلام کی ایک بحث ہوتی ہے کہ دارالاسلام میں رہنا چاہیے یا وہاں جانا چاہیے, اگر جائیں بھی تو واپس آئیں. دارالاسلام تو وہ ہے نا جی جہاں آپ کو بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت نہیں دینی پڑتی. آپ دارالکفر میں رہ رہے ہیں, پہلے جذباتی باتیں نہ کریں, علمی بات کریں. سر ٹرم بول رہا ہوں اس میں, ٹرم ہے نا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرم کے پیچھے کوئی روحانیت بھی ہے نا جی, کہ وہ ٹرم کس بنیاد پہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے. اسلام کا گھر وہ ہے جہاں پہ آپ کو بجلی کے میٹر کے لیے بھی رشوت دینی پڑے, ٹھیک ہے, یا اسلام کا گھر وہ ہے کہ جہاں پاکستان سے جا کے بندہ محنت کرے تو ارب پتی بن سکتا ہے اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. اسلام کا گھر وہ ہے جہاں پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرے کہ میں نے اونچی آمین کی تو یہ مجھے دھکے مار کے مسجد سے باہر نکال دے گا. یہ اسلام کا گھر وہ ہے کہ جہاں بھلے کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے, یورپ اور امریکہ میں کوئی ایسے دیکھ بھی نہیں سکتا, اس کو بھی ہراسمنٹ شمار ہوتا ہے. تو میرے ساتھ تو یہ بات کریں, تو آپ یہ کہیں کہ یہ پاکستان مسلمان ملک ہے اور وہ اسلامی ملک ہے, تو میرے خیال ہے مسلمان ملک میں رہنے سے بہتر آپ کسی اسلامی ملک میں رہیں. تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین, یہ تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تو میرے پیارے معزز ناظرین, ملتے ہیں ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.